बेल मिल गई। आज भी वो एसेंचर कंपनी में काम कर रही है, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। कोई तो मर्दों की भी सुन लो, कोई तो सुन लो भाई, कोई तो सुन लो। मर्द अगर करे तो वो रेपिस्ट, और ना करे तो इम्पोर्टेंट। इफ वी आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स वुमेन, वी शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स मेन टू। ये पवन सिंह का नाम तो एकदम से याद है। ऐसे तो करोड़ों हैं इस देश में जिनका खत्म हो गया सब। मैं हमेशा लड़कों को बोलती हूँ, सुसाइड मत करो, तुम्हारे माँ बाप के जूते चप्पल घिस जाएंगे कोट कोट जाते हुए। जो है ना, आप अभी पिज्जा यहाँ पे ऑर्डर करिए, पिज्जा नहीं आएगा, उससे भी पहले रेप केस फाइल हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ था कि महिला जो है डिवोर्स फाइल करती है, मतलब पति पत्नी के बीच में, तो महिला ने भाई कुछ करोड़ रुपए मांगे। हाँ 1 करोड़ रुपया पर मंथ कुछ ऐसे था, और BMW गाड़ी मांगी थी, और कई सारी चीजें। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कमाते तो आप भी हो, तो आपको इसकी क्या जरूरत है, आप भी कमाओ रखो। तो इस पे आप क्या कहिएगा? यार देखिए, ये तो शुरू से था, हम तो शुरू से कहते आए हैं। लेकिन पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, दूसरे कोर्ट्स हो, कहते थे बेग बोरो स्टील पे योर वाइफ। आज भी कहते हैं बेग बोरो स्टील पे योर वाइफ। इतना मजबूर हो जाता है हस्बैंड, कई बार उसके पास पैसे नहीं होते हैं। जैसे कि एक हस्बैंड है जो मुझे रोज़ लगातार कॉल कर रहा है, उसकी नौकरी नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछला 1 साल हो गया उसके पास नौकरी नहीं है, और उसके माता पिता जो हैं 75 साल के हैं। उनकी भी जो रिटायरमेंट का पैसा है बहुत कम बचा है, ख़त्म ही है लगभग, और उसको एलिमनी देनी है, मेंटेनेंस देनी है अपनी वाइफ को, जो कि 10 सालों से उसके साथ नहीं रह रही। देने हैं। और केस अभी चल ही रहा है, केस तो चल रहा है, और उसके ऊपर जॉब भी नहीं है। तो सर्कमस्टांसेस ऐसा सैकड़ों हज़ारों लाखों हस्बैंड्स के साथ है कि वो केपेबल भी नहीं है देने के लिए, लेकिन कोर्ट कहता है बेग बोरो स्टील पे योर वाइफ। ये वाला केस मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या था कि मैडम ने 12 करोड़ रुपए, एक BMW और एक मुंबई में फ्लैट मांगा था। तो मैडम की 18 महीने की शादी थी, तो ये मैंने ही कैलकुलेट किया था कि तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपया हर मंथ पड़ा। तो मैंने ही एक वीडियो बना के डाला था कि भाई एक BMW, एक मुंबई का फ्लैट, और 12 करोड़ रुपए 18 महीने, ये तो इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है भाई। मोस्ट फ्लरिशिंग बिजनेस, इजी अर्निंग स्कीम, कि डाइवोर्स में इतनी बड़ी एलिमनी, इतना ज़्यादा पैसा आप मांग लो। अच्छा, वो देने वाले को तो सोचो कि वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, लेकिन आपके अंदर क्या कमी है, आपको नहीं लगता कि आपकी ठेस नहीं पहुंचती आपके स्वाभिमान को? हाँ, आत्मसम्मान भी है। आपका आत्मसम्मान नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, हस्बैंड वाइफ का जब रिलेशनशिप सार होता है तभी ये डाइवोर्स वगैरह फाइल होता है। तो तू अपने घर में अपने घर, बस पैसा किस लिए, क्यों चाहिए? खुद की मेंटेनेंस के तो लिए मैं, बोलते। हाँ तो खुद की मेंटेनेंस के लिए तो तुम भी तो नौकरी कर सकती हो। वही उसी आटे का, चक्की का आटा तो वो भी लड़का भी खाता है, तुम भी तो वही खाती हो, तो तुम भी कमाओ खाओ। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको आगे बढ़ाना है, सबको सक्षम बनाना है, महिला एम्पावरमेंट की कितनी बातें हो रही हैं, तो सब सक्षम हैं। स्किल डेवलपमेंट की कितनी बातें हो रही हैं, साक्षरता की कितनी बातें हो रही हैं, महिलाओं को एम्पावर इतना करना है, तो बिल्कुल करा है। तो जब एम्पावर किया है तो उन्हें अपने पैरों में खड़ा होने की ही तो सीख दी है हमने। तो जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो तो किस बात के पैसे? आपको मैं बताऊं, लिख के दे रही हूँ, आप अपने व्यूअर्स से बोलिए ये सबको आगे बताओ। जिस दिन डाइवोर्स में से पैसा हट जाएगा, डाइवोर्स रेट डाउन हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोगों ने चलन बना लिया है तो इसको। अगर परिवार बचाने हैं ना भारत में, हाँ। भारत किस लिए माना जाता था आप बताइए? सोने की चिड़िया। हाँ, सोने की चिड़िया। क्यों? परिवारों के लिए, अखंड भारत। अखंड भारत, और सोने की चिड़िया हम अपने परिवारों की वजह से हाँ, माने जाते बिल्कुल। थे। आज परिवार टूट रहे हैं, तो सोने की चिड़िया कहाँ है? तो हम अब सोने की चिड़िया नहीं है, सारे परिवार हमारे टूट गए। हमने वेस्टर्न कल्चर को इतना फॉलो कर लिया कि पहले तो हमने अपनी जॉइंट फैमिलीज खत्म कर दी, ठीक है, जॉइंट फैमिली में अब कोई नहीं रहता। फिर न्यूक्लियर लाए, अब तो न्यूक्लियर भी नहीं है ना, सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट कैसे एक बच्चे को पाल सकता है? और ये बच्चा जो पालती हैं अकेले अकेले, जो बच्चे को टूल की तरह यूज़ करती हैं, तो ये क्या अपने मायके से लाई थी बच्चा? ये क्या जो पुरुष है वो ATM मशीन और स्पर्म डोनर है सिर्फ?
ये किधर मायके से उठा के लाई थी, अकेले बच्चा पैदा कर लेती, फिर हस्बैंड की क्या जरूरत थी? मत करो ना शादी। मैं कह ही नहीं रही कि किसी लड़की को शादी करो। आप एम्पावर रहो, फ्रीडम रहेगी आपको पूरी। मॉडर्न लड़कियां हो, शादी करने की ज़रूरत क्या है यार? और वैसे भी ये कहती हैं कि जब भी किसी लड़के का एतराज़ होता है, जैसे कि हाल में ही अभी एक केस आया था मेरे पास, वो कहने लगा कि कुत्ता लड़की को बड़ा प्यारा था, तो मैंने बस इतनी बात बोल दी कि हमारी शादी तो फिक्स हो गई है, सब कुछ तय हो गया है आपस में, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं साफ साफ कि मेरे को सारी चीज़ें आपकी मंजूर हैं, बस मेरे को कुत्ता नहीं है, मुझे डर लगता है और मेरी फैमिली को कुत्ते से बहुत डर लगता है, तो कुत्ता आप मायके में ही छोड़ के आइएगा। तो बोली तो कुत्ता तो एक ही रह सकता है। तो शादी टूट रही है अभी के अभी। तो बस इसी वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो शादी नाम की संस्था है, ये तो कब की खत्म हो चुकी है। शादी नहीं बची है, इसीलिए फर्जी केसेस हो रहे हैं। और डाइवोर्स में से 2 चीज़ें अप्लाई कर लीजिए। एक तो एफिडेविट, जो मैंने आपको बोला, ये मैंने हाँ, सुषमा जी को भी बताया था। हाँ। और सुषमा जी से मैंने कहा था कि स्क्रैप कर दीजिए, 498 है। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकती बरखा जी, ये तो नहीं हो सकती। आप ये मत सोचिएगा कि सुषमा जी अभी नहीं है इसलिए मैं ये बात बोली। मैंने अनेकों मुलाकातें करी हैं उनसे, और जनरल स्वराज जो उनके हस्बैंड है, उनसे भी कई बातें करी हूँ, उनको भी मैंने ये सभी बातें बताई भी हुई हैं और ये ट्वीट भी की हुई हैं सारी चीज़ें। तो उन्हीं से मैं मैरिटल रेप लॉ के लिए भी जब हमारी बातचीत होती थी, तो वो कहती थी नहीं ये बोगस कानून है, ये नहीं आएगा। मैंने उनसे इसके लिए भी मुलाकात करी जब वो विदेश मंत्री थी। तो मैं ये आपको बता रही थी कि एफिडेविट दीजिए कि आप कोई भी चीज़, जो चीज़ लिख रही हैं आप पुलिस में, आप अपनी कंप्लेंट फाइल करा रही हैं, आप लिखिए कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार हूँ। तो वो 100 बार सोचेगी कि मैं इसमें झूठ ना लिखूँ। जो लड़कियां रेप केस डालती हैं 100 बार सोचेंगी। कार्यस्थल पे जो यौन शोषण के आरोप लगाती हैं, वो 100 बार सोचेंगी कि मैं जो लिख रही हूँ, मेरा भी नार्को टेस्ट होगा तो मैं सच लिखूँ। एक ये कर दीजिए। दूसरा, पैसे हटा दीजिए डाइवोर्स में से। हाँ, तो अपने आप वेट सारा, गिर जाएगा। अरे ये शादियां चल जाएंगी। सबसे बड़ा फायदा तो कोर्टों को होगा। आपको पता है सबसे ज्यादा मैट्रिमोनियल केसेस से ओवरबर्डन है कोर्ट्स। इसी वजह से तो वो असली केसेस नहीं देख पाते। 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। 6 करोड़, आप सोचिए। और हर रोज एड ऑन हो रहे हैं। क्या मिलती है कोर्ट में? तारीख पे तारीख, तारीख। सिर्फ तारीख पे तारीख। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कभी जस्टिस नहीं मिलता। सालों के साल जूते चप्पल रगड़ जाते हैं, थक हार के मर जाते हैं लोग। एक पुश्त दूसरे पुश्त केस ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि जज साहब को छुट्टियों पे जाना है। अक्सर आपने सुना होगा कोर्टों की छुट्टियां होती हैं। आप कब छुट्टी करते हो? आपकी कितने दिनों की छुट्टियां मिलती हैं? किसी भी डॉक्टर्स अगर महीनों की छुट्टियां लेने लग जाएं, 10-10 दिन की छुट्टियां लेने लग जाएं, तो क्या हॉस्पिटल चल पाएंगे? पुलिस अगर 10-15 दिन की छुट्टियों पे चली जाए, सारे एसीपी, सारे डीसीपी, तो क्या पुलिस स्टेशन चल पाएंगे? दूसरे प्रोफेशन ले लीजिए, मैं कह रही हूँ बड़े बड़े इंजीनियर ले लीजिए, अगर वो छुट्टी पे चले जाएं, या और महकमे हैं, सरकारी महकमे हैं, उनमें 10-10 दिन की 20-20 दिन की छुट्टियां अगर होने लग जाए, अभी विंटर ब्रेक है, अभी समर ब्रेक है, तो क्या कार्य हो पाएंगे? तो हमारे जज साहब को इतनी लिबर्टीज क्यों दी गई हैं कि वो हर थोड़े दिन बाद छुट्टियों पे चले जाते हैं? उसकी वजह से बैकलॉग इतना बढ़ता जा रहा है। ये बहुत सोचने की, विचारने की जगह है। और जजेस जितने भी हैं, वो मेल्स के बारे में सोच करके कभी भी नहीं सोच रहे, क्योंकि अगर वो सोचते होते तो सिर्फ चिंता ही न जताते, वाकई ही कुछ ठोस आज तक सामने आ चुका होता। दुर्भाग्यवश कोई कुछ नहीं सोच रहा। हो सकता है मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आ जाए ये बातें कहने के लिए, लेकिन जेलों में भी डाल दोगे, क्योंकि तुम तो मुझे पहले भी अरेस्ट कर चुके हो। जब मैंने पार्लियामेंट के सामने धरना किया था, मैंने एक प्रोटेस्ट करी थी सीएस स्टेशन के सामने, मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटरीट के बाहर, जहाँ पे 300-350 लोग आए थे। और वहाँ से हमने जब प्रोटेस्ट करी थी इसी को लेकर के, पूरे मुद्दे के, पुरुषों के मुद्दों को लेकर के, कि पुरुषों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, और जो मी टू मूवमेंट है इसके अगेंस्ट हमने जब प्रोटेस्ट करी थी, तो मैंने उन लोगों को वहाँ बोला था कि आप यहाँ से हम कूच करेंगे,
हम यहाँ से मार्च करेंगे टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सेशन ऑन था, मुझे पता था कि मेरी गिरफ्तारी होगी, इसलिए मैंने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस क्या यहाँ के बाद जिनकी जॉब्स खतरे में, क्योंकि सारे लड़के ही थे उसमें, लड़कियाँ तो बहुत कम आती हैं, तो मैंने कहा था सब लोग भाग जाना यहाँ से, जो लोग सिर्फ अपनी जॉब्स के बारे में इतना ज़्यादा उनको परेशानी नहीं है या उनका कुछ और बिजनेस है जो मैनेज कर सकते हैं वो रुक जाए। तो 12 लोग थे सिर्फ जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, और हमें क्राइम ब्रांच वालों ने 3 घंटे मुझे अकेले बुला करके ग्रिलिंग करी थी। 3 घंटे। सोचिए सवाल पता है क्या पूछे थे? आप पार्लियामेंट उड़ाने आई थी मिस त्रेहन? मैंने कहा पर सर हज़ारों बार पार्लियामेंट के अंदर गई हूँ, जिस दिन उड़ाना होगा अंदर से उड़ा लेंगे सर, बाहर से कैसे उड़ेगा, और वो भी इतनी दूर से कैसे उड़ेगा? और सर कसाब का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए सर, हमारे जैसे कॉमन इंसान को जो एक मुद्दे के लिए लड़ रहा है, क्योंकि हम पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट तक हमने सब जगह आंदोलन करी, कहीं हमारी आवाज़ जा नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि सेशन अंदर चल रहा है और यहाँ पर हम जो भी करेंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अंदर होगी, तो कम से कम बातचीत तो होगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस मुद्दे पे बातचीत तो शुरू हो। तो इसलिए इस मकसद से मैं आई थी, लेकिन आप कॉमन सिटीजन उसको तो बहुत हैरेस करोगे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें तिहाड़ जेल में सड़ा देंगे। तो मैंने बोला सर सड़ा दीजिए, लेकिन लिख के दे दीजिए कि बदलाव आएगा, मैं सड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे डर नहीं लगता जेल से, तो आप जेल में सड़ाइए, हम तैयार हैं। फिर उन्होंने बोला, तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आपके हस्बैंड को पता है कि आप यहाँ पर हो और ये सब कर रही हो? तो मैंने कहा सर आपकी वाइफ्स को पता है कि आप मेरी ग्रिलिंग कर रहे हो, एक कॉमन सिटीजन की ग्रिलिंग कर रहे हो जो कि एक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने मुझे शाम के 6 बजे बोला, 6 नहीं 6:30 7 बजे बोला, जब बहुत सारे लोगों को पता चल गया और वो कॉल करने लगे कि बरखा त्रेहन को छोड़ दीजिए, तो कॉल करने लगे कि आप जा सकती हैं मैडम। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, जब तक सभी भाइयों को, जो 12 लोगों को आपने अरेस्ट किया है, सबको नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे को आप भेज करके, क्योंकि मुझे कानून पता है, सूर्यास्त के बाद आप एक लड़की को नहीं डिटेन, जब तक आप मेरे पुरुष भाइयों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं बाहर नहीं जाऊँगी। तो आपको पता है कितने बजे छोड़ा था? 11:30 के बाद। 11:30 तक मैं वहाँ पुलिस स्टेशन में थी, और जब सारे भाई मेरे बाहर आए, क्योंकि मेरी ज़िम्मेवारी थी कि वो, क्योंकि बाद में उन्हें बहुत परेशान करते, टॉर्चर करते हैं। मैम एक सवाल एक और ये है कि अभी हाल में ही वेस्ट बंगाल में गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी, उन्होंने जो है लड़कियों पे कहा कि रात को ना निकले। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए बंगाल इज़ बर्निंग, ये बात मैं पहली बार नहीं कह रही, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। बंगाल में अलग ही जंगल राज चल रहा है भाई, कोई कहता है जीन्स मत पहनो, कोई कहता है 12 बजे ना निकलो, 12:30 बजे, ये लोग तय करेंगे कि हमने उठना कब है, खाना कब है, पीना कब है, यही सब बताएँगी। ममता जी के पास चलते हैं, हम दोनों चलते हैं, मिल के आते हैं। हम भी अपनी सूची तैयार कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या करना है, और बाकी सर्कुलेट कर देंगे। हाँ, तो हम सर्कुलेट कर देंगे, आप चलिए मेरे को बता दीजिएगा, मैं चलती हूँ आपके साथ। चलिए चलते हैं। रेखा जी, कुछ सवाल जो है हमारे दर्शकों ने आपके लिए भेजा है कि आप अगर आप इस पॉडकास्ट पे आए, स्टूडियो में आए, तो ज़रूर आपसे पूछा जाए। पहले ये बताइए, क्या भारत का कानून जेंडर न्यूट्रल या फीमेल सेंट्रिक है? देखिए भारत का जो कानून है वो फीमेल सेंट्रिक है, महिलाओं के लिए ही बने हुए हैं सारे कानून, और जेंडर न्यूट्रल नहीं। हमारी लड़ाई ये है, आप सब व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़िए। क्या महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर सत्ता दी जाती है? महिलाओं को कुछ भी दिया जा सकता है, सुरक्षा के नाम पर उनको एक टूल दे दिया गया, उन्होंने उस टूल को इस तरह यूज़ किया है कि कोई नहीं बचा, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई सोल्जर, ना कोई किसान, ना कोई आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले हमारे इंजीनियर, ना कोई डॉक्टर, ना कोई एक्टर, कोई नहीं बचा। सत्ता दी जा सकती है मतलब? सब दिया जा सकता सुरक्षा है। के नाम पे सत्ता दी जा रही है। अरे! हमारे देश के नेता कहते हैं महिलाओं को 7 खून माफ़। देश के नेता कह रहे हैं 7 खून माफ़, 7 खून करने पे भी कोई उनके ऊपर वो नहीं होगा। अभी एक आपको पता है शबनम नाम की एक लड़की ने 7 खून कर दिए थे। एक ही परिवार के 7 सदस्य उन्होंने मार दिए थे। तो उसके बाद उनको फांसी की सज़ा जब सुनाई गई, तो महंत साहब कह रहे हैं महिलाओं को फांसी नहीं होनी चाहिए। महंत साहब आगे आ गए। शबनम को बचाने के लिए महंत साहब आगे आ गए। अब बताइए, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ क्राइम हैज़ नो जेंडर। मैंने तो महंत साहब को बोला कि महंत साहब,
इसी वजह से महिलाओं को शय मिल रही है, जबकि क्राइम का कोई जेंडर होता ही नहीं। होता ही नहीं है। समाज जब पुरुष की गलती माफ नहीं करता तो उसके आंसू क्यों अनदेखे रह जाते हैं? पुरुष को तो रोने का हक ही नहीं है, उसको तो आंसू बहाने का हक ही नहीं है, उसके आंसू किसी को दिखते ही नहीं है। सिर्फ आंसू बहाता भी है वो तो किसी कोने अतरे में जा करके, वहां पे भी उसकी कहीं पे कोई नहीं उसकी सुनवाई कर रहा। हमारे लाखों बार इस बात को कहने के भी बाद कि मर्द को दर्द होता है, कोई नहीं उसके आंसू देख रहा। अगर झूठे केस में महिला दोषी साबित होती है तो उसे सजा क्यों नहीं होती है? नहीं होती। कभी बताया कि रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट चल रहा है, महिलाओं को सब माफ है, सात खून माफ जो आपने उनको कहा। 7 खून माफ है, वो कुछ भी कर दें उनको उनको अपराधी की श्रेणी में ही नहीं रखा जाता, और इसी वजह से तो शय मिल रही है, इसीलिए तो आपराधिक मानसिकता बन रही है। आप ये देखिए ना, ये नीले ड्रम का कहर, हाँ। ये सरकारी नौकरी लेने के लिए जहर खिलाना, ये मुंडी काट के मोटरसाइकिल पे नचाना, ये टुकड़े काट देना, ये चिनवा देना दीवार के अंदर, ये सब क्यों अभी हो रहा है? क्योंकि उनको शय मिल रही है, उनको बिल्कुल। पता है उनके साथ कुछ, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्या कुछ कानून पुरुष विरोधी है? क्या उनमें सुधार की जरूरत है? सारे कानून एंटी मेन, एंटी फैमिली है। मैंने एंटी फैमिली इसलिए कहा कि पुरुष आयोग जो मेरी संस्था है, हम परिवार बचाते हैं, हम फैमिलीज बचाते हैं। हमारे पास जब हस्बैंड आते हैं, हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, उनकी वाइफ से भी बात करने की कोशिश करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, परिवारों को बचाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि परिवार यूनाइट हो, क्योंकि देखिए 16 कला संपूर्ण तो कोई भी नहीं होता, दोष तो सब में होता है। आपने प्रभु राम को नहीं बख्शा तो आप एक आम आदमी को कैसे बख्श देंगे? दोष सब में होता है, लेकिन आपको प्यार से एक रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ती है, और वो दोनों की तरफ से होता है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। पति पत्नी, लड़का लड़की के बीच में कोई कंपटीशन नहीं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकते। कोर्ट और पुलिस सिस्टम पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करती है? बहुत ही खराब, सौतेला व्यवहार करती है, और ऐसा व्यवहार करती है कि वो दम तोड़ रहे हैं, इसीलिए तो लड़के मर रहे हैं। अब हर किसी के पास तो पावर और पैसा इतना नहीं होता सलमान खान के जैसा कि वो चाहे वो हिरण मार दे, चाहे पटरी पे लेटे मनुष्य मार दे। कभी जेल नहीं गए। क्या मर्द की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है? बिल्कुल। अब मर्द रोएगा या कुछ बोलेगा भी तो सुनने वाला कौन है? कौन सी हेल्पलाइन नंबर बना रखा है? कौन सा आपने पुरुष आयोग का गठन सरकार ने कर रखा है? चीख चीख करके तो मैंने कहा है, लेकिन आज तक बनाया तो नहीं, तो कहाँ जाए? उसकी सुन कौन रहा है? कहीं सुन ही नहीं रहा है, तो फिर यही होगा। शादी रिश्तों में पुरुष किन मानसिक दबाव से गुजरते हैं? बहुत प्रेशर है शादी में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में, उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है द बेस्ट बनने का, और प्रेशर जो है हर तरफ से रहता है, माँ बाप का, भाई बहन का, पत्नी का, जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, जो बॉस हैं, या जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, इतना समाज का प्रेशर, सब तरफ से इतना प्रेशर रहता है द बेस्ट बनने का। और एक जो सोशल मीडिया की होड़ लगी हुई है, वो एक वो एक और अलग है, प्रेशर है। वो एक और प्रेशर है। उसने उसके पति ने तो उसे ये वाला बैग दिलाया है, वो मंगलसूत्र लुई डायमंड। विटॉन का बैग दिलाया है, तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं दिलाया। उसने मंगलसूत्र दिलाया, उसने रानी हार दिलाया, हाँ, हाँ। तुमने तो मुझे हीरे की अंगूठी तक नहीं दिलाई, तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं, तुमने तो मुझे एक डेट भी नहीं दिलाई, तुमने मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं लेके गए। आजकल तो ये नहीं पूछते कि इंटरनेशनल ट्रिप पे कहाँ, आज तो खुद ही बना देती हैं कि ये जगह इंटरनेशनल ट्रिप है, यहाँ पे हनीमून पे जाना है, तुम इसके हिसाब से देख लो, अपनी छुट्टियां भी ले लेना, यहाँ यहाँ जाना है। खर्चा नहीं पूछती तुम्हारे पास इतना पैसा है कि नहीं, कर लोगे कि नहीं। अच्छा, एक दूसरी बात है ये जो मैं आपको पॉडकास्ट में नहीं बता पाई, वो ज़रूरी है यहाँ बताने कि वैसे महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आगे बात करती हैं कि हम बराबर है, लेकिन कौन सी महिला ने आपको, आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और आपके व्यूअर्स भी होता है, रिक्शे वाले से शादी करी हो, फ्रूट सेलर से, या मोची से, या जो नीचे नीचे वाला इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर है, कौन सी डॉक्टर महिला है, या सीईओ है किसी कंपनी की, या ये जो बड़ी बड़ी एंकर साहिबा है हमारी इतनी बड़ी, या जो बॉलीवुड स्टार्स हैं,
या जो वो चाँद तारों पे भी तो पहुँच गई है ना कितनी सारी। वो रिक्शे वालों से शादी कब करेंगे? वो शादी की जो फ़ोटोएँ मुझे दो यार, मैं उसको खूब सर्कुलेट करूँगी और उनकी वाहवाही करूँगी। तो ये ज़रूर होनी चाहिए। महिलाओं को बराबरी का स्थान तो चाहिए, लेकिन इस मैं आपको हज़ारों पुरुष बता सकती हूँ जिन्होंने प्रोस्टिट्यूट से लेके मेड सर्वेंट से लेकर के सब्ज़ी बेचने वाली से भी शादी करी है। लेकिन महिलाएँ कहाँ हैं? नहीं है। क्या मर्द रोता नहीं वाली सोच पुरुषों को अंदर से तोड़ रही है। मर्द तो रो ही नहीं सकता ना, उसको तो रोने तू मर्द है, तू रो नहीं सकता। हाँ। वो तो ये सिखाया जाता है ना शुरू से लेके आखिरी तक, तू रो ही नहीं सकता। अगर मर्द अपनी पत्नी को बताए कुछ कि मेरी ये प्रॉब्लम्स है, तो वो कहती है अरे यार छोड़ परे इसको, दूसरे के साथ निकल लेती हूँ, इसकी तो पागल है, इसके हाँ, तो हाँ। ये तो बेकार है। तो ये तो बेकार, तो वो बताए किसको? माँ को बताता है, तो सोचता है कि माँ को बीमारियाँ लग जाएँगी। हाँ। बहन को बताता है, तो बहन कहती है, "चल, दूसरा भाई ठीक था, ये तो पागल है भाई, इससे कुछ।" तो मर्द तो किसी को बता ही नहीं सकता। तभी तो मैं कह रही हूँ कि हाँ। सरकार को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए, जहाँ मर्दों की काउंसलिंग हो। बहुत डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं। अभी आप कल एक लड़के का मुझे कॉल आया था, जिसने मुझे बताया कि वो बहुत डिप्रेशन में जा चुका है और वो जल्द आत्महत्या कर लेगा। मैंने कहा, "भई क्यों आत्महत्या कर लोगे? तुम्हारी तो" मुझे मैं जबकि जानती हूँ उस लड़के को पहले से। 2 लाख तनख्वाह है उसकी, 2 लाख रुपए तनख्वाह। अब ठीक है, बहुत अच्छा है अमाउंट तो ये, आम लड़का ही है वो, आम परिवार का, नॉर्मल मिडल क्लास। तो मैंने कहा, "भैया हुआ क्या है?" कह रहा, "मुझे 22 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है।" तो मैंने कहा 22 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है, क्यों रिजेक्ट कर दिया? कह रहा मेरा फिजिकल अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं है शायद, तो मुझे मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं मर ही जाऊँ। तो काउंसलिंग होनी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए इनके लिए। और ये मैंने एक चुनिंदा आपको एक बताया वाकया, ऐसे तो हज़ारों लाखों तरीके की प्रॉब्लम्स अनेकों हैं। किसी को जॉब नहीं मिल रहा उसकी प्रॉब्लम है, किसी को जॉब मिल गई है लेकिन वहाँ पे ऑफ़िस में उसके ऊपर हैरेसमेंट का केस, और कितने केसेस डल जाते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया जी हमारा यहाँ पर। मैंने एक फ़िल्म भी बनाई हुई है वन साइडेड लव, वो इसी पे बनी हुई है। कार्यस्थल पे यौन शोषण के जो फर्जी केसेस डाले जाते हैं ऑफ़िस पॉलिटिक्स के चलते, तो वहाँ लड़का मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए और उस कगार पे होता है, तभी वो हमें कहीं से वो ढूँढता है, मतलब उसे कहीं से हमारे बारे में पता चलता है और हमें वो मिलता है, तब हम उसे कहते हैं कि एनकरेज करते हैं कि सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, प्लीज़ फाइट बैक, वी आर विथ यू। एनकरेजमेंट देते हैं। ये एक मेरे यूट्यूब पे डली हुई है, ये फ़िल्म का नाम है वन साइडेड लव। ये सिर्फ़ 18 मिनट की फ़िल्म है, आप लोग देखिए। दूसरी फ़िल्म भी है, द वो मेरी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है, वो द कर्स ऑफ मैनहुड। उसमें हमने अनहर्ड क्राइज़ ऑफ मेन, मतलब जो दुःख दर्द है पुरुषों का, वो बयान किया है। आप लोग देख सकते हैं दोनों को। मे अभी लड़के जो है आज की डेट में डरे हुए क्यों हैं शादी के नाम से कि जैसे शादी की बात आती है डर जाते खौफ आ जाता है। क्यों? डरेंगे तो है ही है। शादी के बाद तुरंत जैसे ही छोटी-मोटी अनबन होती है, उसको राई का पहाड़ बना दिया जाता है और उसके बाद मैं तेरे परिवार वालों को जेल में डाल दूँगी, तेरे माँ-बाप को जेल में सड़ा दूँगी, चक्की पिसवाऊँगी, तुम्हारी माँ-बहन को अंदर डला दूँगी जेल के, तुम्हारा वो हाल करूँगी, तुम्हारा वो हर जगह, तुम्हारे ऑफ़िस में आऊँगी, तुम्हारी जॉब खा जाऊँगी, तुम्हारा ये बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी हथिया लूँगी, या मेरा बॉयफ्रेंड रहेगा। ये सब बातें सुन कर के कौन शादी करना चाहेगा? बिल्कुल सही बात है ये मैम। काला अंधकार है भाई, और इस अंधकार से बच नहीं सकते, पैसे देने ही पड़ेंगे। तो आप तैयार, जिसके पास अच्छा आजकल आम रेट 2 करोड़ का चल रहा है, वैसे आपको बता दूँ। ये भी चल रहा है? दिल्ली के कोर्ट्स का 2 करोड़ से शुरुआत होती है। बताइए करोड़ों की डील हो रही है हाँ, मतलब। सेटलमेंट हो जाए। हाँ, तो इससे बढ़िया ये आपको पता है 17-17 शादियाँ करके एक लड़की ने मुंबई में फ्लैट ले लिया। आपके ही नोएडा में तो 35 शादियाँ कर लिया एक लड़की ने। बताइए ये 35 शादी, और जिसने 17 शादी की उसने तो जोड़ा भी नहीं बदला, वही लहंगा पहना 17 बार। बार-बार फ्लैट खरीद लिया मुंबई में। तो डिवोर्स आप लेने और हम तो खरीद ही नहीं पाए। हम कितने पिछड़े रह गए क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने पति के साथ, एक पति के साथ ही खुश हैं और उसी के संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, जो भी है आपका। बरखा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? बिल्कुल हर एक चीज़ जो है आपको सच्चाई से, बारीकी से बरखा जी ने बता दी है और आपने सुन भी लिया होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होंगी। पुरुषों की जो आवाज़ थी, जो आप सुन नहीं पा रहे थे, बरखा जी के माध्यम से आपने वो भी सुन लिया। उनकी चुप्पी जो है आज बरखा जी ने
बोलते तोड़ दी है। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में, इस पूरे पॉडकास्ट को आपने देखा है, किस नज़रिए से अब आप सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला पॉडकास्ट किसके साथ आप चाहते हैं, वो भी कमेंट कीजिएगा और विषय भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद बरखा जी। थैंक यू।